नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का शाम 6 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। ये बुलेटिन आप हमारे ऐप पर भी देख सकते हैं। खबरों की शुरुआत बंगाल से करते हैं, जहां शुभेंदु के नाम पर मोहर लग गई है और वही होंगे नए सीएम। उधर तमिलनाडु में लेफ्ट के समर्थन से राज्यपाल के दांव पेच फेल हो रहे हैं, लेकिन टीवीके के साथ कांग्रेस का गठबंधन अब पार्टी के लिए अंदरूनी कलह की वजह बनता जा रहा है। वहीं जंग की बात करें तो ईरान, अमेरिका और ईरान यूएई तनाव ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। इन खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं शाम की 5 बड़ी खबरें। बंगाल के नए सीएम होंगे शुभेंदु अधिकारी, शाह ने किया ऐलान, कल लेंगे शपथ। तमिलनाडु में विजय की सरकार को सीपीआई का समर्थन, बहुमत का रास्ता लगभग साफ। नीति आयोग रिपोर्ट में खुलासा, हजारों सरकारी स्कूलों में टॉयलेट और बिजली तक नहीं। सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री विजय शाह को लगाई फटकार। ईरान यूएई तनाव बढ़ा, सांसद बोले अब पड़ोसी नहीं दुश्मन लगता है। बंगाल के नए सीएम होंगे शुभेंदु अधिकारी, शाह ने किया ऐलान, कल लेंगे शपथ। तमिलनाडु में विजय की सरकार को सीपीआई का समर्थन, बहुमत का रास्ता लगभग साफ। नीति आयोग रिपोर्ट में खुलासा, हजारों सरकारी स्कूलों में टॉयलेट और बिजली तक नहीं। सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री विजय शाह को लगाई फटकार। ईरान यूएई तनाव बढ़ा, सांसद बोले अब पड़ोसी नहीं दुश्मन लगता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शुभेंदु अधिकारी का नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में शुभेंदु अधिकारी को नेता चुना गया, जिसके बाद उनके मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया। जानकारी के मुताबिक शुभेंदु अधिकारी कल सुबह 11 बजे कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बताया जा रहा है कि बंगाल में नई बीजेपी सरकार का ये शपथ ग्रहण बहुत ही ज्यादा भव्य होने वाला है, जिसमें कई बड़े उद्योगपति, फिल्मी हस्तियां और राजनीतिक चेहरे शामिल हो सकते हैं। बीजेपी के लिए ये राजनीतिक रूप से बेहद अहम क्षण माना जा रहा है, क्योंकि पहली बार ये पार्टी बंगाल की सत्ता में सरकार बनाने जा रही है। वहीं शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के ऐलान के बाद राज्य की राजनीति में उत्साह और हलचल दोनों बढ़ गए हैं। तमिलनाडु में नई सरकार को लेकर सस्पेंस लगभग खत्म हो चुका है। तमिलनाडु में टीवीके की सरकार बनना लगभग तय है। सीपीआई ने अभिनेता राजनेता विजय की पार्टी को सरकार गठन के लिए बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीपीआई ने राज्यपाल आरवी अरलेकर को समर्थन पत्र भी सौंप दिया है। बताया जा रहा है कि टीवीके ने डीएमके के सहयोगी दलों जैसे सीपीआई, सीपीएम और वीसीके से समर्थन मांगा था। वहीं सीपीएम महासचिव एमए बेबी ने भी कहा कि वामपंथी दल और सहयोगी पार्टियां टीवीके को बहुमत साबित करने में मदद करने के लिए कदम उठा रही हैं। सरकार बनाने के लिए समर्थन मिलने पर टीवीके नेता कामराज ने कहा कि हमें बहुत खुशी है कि सीपीआई, सीपीएम और वीसीके ने जनता के जनादेश को स्वीकार करते हुए सरकार बनाने और विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनाने के लिए समर्थन दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने तमिलनाडु में टीवीके के साथ पार्टी के नए गठबंधन के फैसले को बेहद भयानक करार दिया और इसे साफ तौर पर सस्ती राजनीतिक चालबाजी बताया। उन्होंने कहा कि ये वही पार्टी है जिसने कुछ ही समय पहले हुए चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और 23 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस को हराया था, जबकि केवल 5 सीटों पर जीत मिली थी। ऐसे में अब अचानक उसी टीवीके के साथ हाथ मिलाना समझ से परे है। अय्यर ने तंज कसते हुए कहा कि अगर इस फैसले से तमिलनाडु की राजनीति में किसी तरह से बीजेपी जैसे सांप्रदायिक दल की बैकडोर एंट्री हो गई तो ये भारतीय राजनीति के इतिहास का सबसे बड़ा आत्मघाती गोल साबित होगा। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के संस्थापक और पुराने नेता कभी भी ऐसी सुविधावादी राजनीति को स्वीकार नहीं कर सकते थे और ये फैसला पार्टी की विचारधारा पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। तमिलनाडु की सियासत में कांग्रेस डीएमके गठबंधन टूटने के बाद अब उसका असर सीधे संसद तक पहुंच गया है। डीएमके की उप महासचिव और थूथुकुडी से सांसद कनिमोडी करुणानिधि ने लोकसभा अध्यक्ष को एक पत्र लिखकर डीएमके सांसदों की सीटिंग व्यवस्था बदलने की मांग की है। माना जा रहा है कि इस नए घटनाक्रम के बाद संसद में दोनों दलों के बीच दूरी और स्पष्ट ज्यादा दिखाई देगी और सीटिंग व्यवस्था में बदलाव इसी बदलते राजनीतिक समीकरण का संकेत है। नीति आयोग की नई रिपोर्ट ने भारत के सरकारी स्कूलों की जमीनी हकीकत को सामने ला दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में हजारों स्कूल ऐसे हैं जहां ना तो पीने का पानी है, ना शौचालय है, ना बिजली और कई जगह तो शिक्षक तक नहीं है। कुछ स्कूल तो ऐसे भी पाए गए हैं जहां छात्र ही नहीं है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 98,000 से ज्यादा स्कूलों में लड़कियों के लिए कार्यशील शौचालय नहीं है और 61,000 से ज्यादा स्कूलों में तो कोई भी उपयोगी टॉयलेट है ही नहीं। बिजली की स्थिति में सुधार जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी करीब 1
1,19,000 स्कूल ऐसे हैं जहां बिजली या तो है नहीं या फिर ठीक से काम नहीं करती। इसके अलावा हजारों स्कूलों में पानी और हाथ धोने की सुविधा भी नहीं है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत अपने जीडीपी का सिर्फ 4.5% शिक्षा पर खर्च करता है, जो कई विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है। कुल मिलाकर ये रिपोर्ट साफ संकेत देती है कि देश की शिक्षा व्यवस्था को भारी सुधार की जरूरत है। बुलेटिन में आगे खबरें अभी और भी हैं। सोफिया कुरैशी पर बीजेपी नेता की टिप्पणी पर एससी की फटकार। चंपावत गैंगरेप केस में पुलिस पर दबाव बनाने का आरोप। ईरान यूएई तनाव बढ़ा, सांसद ने कहा दुश्मन का ठिकाना। अमेरिका ईरान टकराव बढ़ा, दोनों तरफ से बढ़ी चेतावनियां। ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल पूरे होने के बीच कर्नल सोफिया कुरैशी पर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की विवादित टिप्पणी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां सीजेआई सूर्यकांत ने कड़े शब्दों में कहा कि यह बयान सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण नहीं बल्कि बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण था। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में कहा कि संभव है कि मंत्री का इरादा किसी तरह गलत बयान देने का नहीं था, बल्कि वो महिला अधिकारी की तारीफ करना चाहते थे, लेकिन बात ठीक से कह नहीं पाए। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि वो मंत्री के बयान का बचाव नहीं कर रहे हैं। इस पर अदालत ने नाराजगी जताई और कहा कि हर नेता को पता होता है कि बात कैसे करनी होती है और अगर ये गलती होती तो तुरंत ही माफी मांग ली जाती। जस्टिस जॉय माल्या बागची ने भी टिप्पणी की कि रिकॉर्ड में ये भी दिखता है कि मंत्री इस तरह के बयान पहले भी देते रहे हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि सिर्फ औपचारिक माफीनामा काफी नहीं है और पहले ही निर्देश दिया गया था कि राज्य सरकार मंत्री पर मुकदमा चलाने की मंजूरी पर फैसला ले, लेकिन वो अभी तक लंबित है। महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा और विवादित फैसला लेते हुए महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल एमएमसी में अब चुनाव प्रणाली खत्म कर दी है और इसकी जगह नामांकन आधारित व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत अब डॉक्टरों द्वारा चुने जाने के बजाय सभी सदस्य सीधे सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। पहले इस काउंसिल में 9 सदस्य चुनाव से और 9 सरकार द्वारा नामित होते थे, लेकिन नए बदलाव के बाद पूरा ढांचा बदल दिया गया है और सदस्यों की संख्या भी 18 से बढ़ाकर 23 करने की योजना है। सरकार का कहना है कि ये कदम काउंसिल को और ज्यादा कुशल बनाने के लिए लिया गया है और इसे नेशनल मेडिकल कमीशन यानी कि एनएमसी की तर्ज पर ढाला जा रहा है। हालांकि इस फैसले के बाद डॉक्टरों और मेडिकल संगठनों में भारी नाराजगी देखने के लिए मिल रही है, खासकर इसलिए क्योंकि ये बदलाव हाल ही में हुए एमएमसी चुनावों के तुरंत बाद आया है, जिसमें बीजेपी समर्थित पैनल को करारी हार का सामना करना पड़ा था और आईएमए से जुड़े पैनल ने बड़ी जीत हासिल की थी। आलोचकों का आरोप है कि सरकार अब एक स्वतंत्र मेडिकल संस्था पर राजनीतिक नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश कर रही है। उत्तराखंड के चंपावत गैंगरेप केस को एक तरफ पुलिस झूठा बता रही है तो दूसरी तरफ पीड़िता के भाई ने पुलिस और आरोपियों पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता के भाई का कहना है कि पुलिस उन पर लगातार समझौते का दबाव बना रही है और आरोपियों की तरफ से 50 लाख रुपए लेकर मामला खत्म करने की बात कही जा रही है। पीड़िता के भाई की तरफ से लिखी गई शिकायत में दावा किया गया कि उनकी बहन के साथ रेप और पॉक्सो एक्ट से जुड़ा मामला दर्ज कराया गया था, लेकिन अब पुलिस इस केस को कमजोर करने और समझौता कराने की कोशिश कर रही है। शिकायत में कहा गया है कि कुछ पुलिसकर्मी परिवार पर दबाव बना रहे हैं ताकि मामला वापस ले लिया जाए। सबसे बड़ा आरोप यह है कि परिवार के कुछ लोगों को हिरासत में रखा गया है और उनके बारे में कोई जानकारी भी नहीं दी जा रही। पीड़िता के भाई का कहना है कि उनके परिवार को डराया और धमकाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की बड़ी कार्रवाई में एक कथित आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी मॉड्यूल से जुड़े 9 लोगों की गिरफ्तारी के बाद खतरनाक साजिश का खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े इस नेटवर्क ने दिल्ली के एक ऐतिहासिक मंदिर, दिल्ली सोनीपत हाईवे पर स्थित एक लोकप्रिय ढाबे और हरियाणा के हिसार में मौजूद एक सैन्य कैंप को निशाना बनाने की योजना बनाई थी। आरोप है कि गिरफ्तार किए गए लोगों में से एक ने मंदिर की रेकी कर उसकी तस्वीरें पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स को भेजी थी और वहां मौजूद पुलिस और अर्धसैनिक बलों पर हमला करने की योजना बनाई गई थी। इसके अलावा मंदिर के अलावा दिल्ली के कुछ पुलिस ठिकानों और उत्तर प्रदेश के कुछ थानों पर भी हमले की तैयारी थी। जांच में यह भी सामने आया है कि भीड़-भाड़ वाले ढाबे पर हथगोले से हमला कर बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने की साजिश रची गई थी, जबकि हरियाणा के सैन्य कैंप की भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाकिस्तान को भेज दी गई थी। ईरान के एक सांसद ने कहा है कि अब वो यूएई को पड़ोसी नहीं मानते बल्कि उसे दुश्मन का ठिकाना समझते हैं। ईरानी संसद की नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सदस्य अली खेजरियन ने कहा कि यूएई ने ईरान के खिलाफ जंग के दौरान अहम सैन्य और खुफिया मदद दी थी। उन्हें इस बात का भी शक है कि संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के जहाजों ने झंडा हटाकर सीधे ईरान की जमीन पर हमला किया है। ईरान ने पिछले 2 महीनों से शुरू हुई जंग में कई बार यूएई के ठिकानों पर दूसरे इलाकों पर ड्रोन और मिसाइल हमले भी किए हैं। यूएई के
रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को फिर से दावा किया कि ईरान ने उस पर हमला किया है। मंत्रालय का कहना है कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम ईरान से आ रहे मिसाइल और ड्रोन हमलों से निपट रहा है। इससे पहले यूएई के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया था कि 4 मई को भी उस पर ईरान की ओर से कई मिसाइलें दागी गईं, जिन्हें उसके डिफेंस सिस्टम ने रोक लिया था। इस दौरान 3 भारतीय भी घायल हो गए थे। अमेरिका ने दावा किया है कि उसने ईरान के सैन्य ठिकानों पर बमबारी की है। इसके बाद ईरान की तरफ से बेहद तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक अरबी कहावत लिखकर अमेरिका को चेतावनी दी। उन्होंने लिखा कि शेर के दांत देखकर ये मत समझो कि शेर मुस्कुरा रहा है। ईरानी सांसद और राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने एक्स पर लिखा कि बार-बार वही गलती करने से अलग जवाब नहीं मिलेगा, बल्कि और ज्यादा सख्त जवाब मिलेगा। ईरान के नए समुद्री नियम का सम्मान करो। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि पहले ईरान ने अमेरिकी जहाजों पर हमला किया। हमारे 3 अमेरिकी डिस्ट्रॉयर थे जो हॉर्मुज से बिना नुकसान के निकल गए। जवाबी हमले में ईरान की कई छोटी नावें पूरी तरीके से तबाह कर दी गईं और अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाने वाली मिसाइलें आसानी से गिरा दी गईं। फिलहाल 6 बजे के बुलेटिन में इतना ही। 8 बजे हम फिर से हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी राय कमेंट करें और नीचे दिए ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप सत्य हिंदी के सदस्य भी बन सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.